नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं और हम इसमें पढ़ रहे हैं उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। उनको हमने 2 तरीके से पढ़ लिया था। अब तीसरा पैटर्न जो है वो आसान है, क्योंकि हम मैक्सिमम जो उत्तर पूर्व के प्रदेश हैं हम पढ़ चुके हैं। मोस्ट रूप से हम इसमें जो पढ़ते हैं वो पर्वत हैं, और मतलब हम लगभग पढ़ चुके हैं। समांतर श्रेणियों के आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया था वो पढ़ा था। फिर इसके बाद जो है हमने ये पढ़ा था कि प्रादेशिक आधार पर विभाजन हम हिमालय का किस तरीके से करते हैं वो पढ़ा था। आज हम उच्चावचों के आधार पर जो 2-4 जो फैक्ट बचे हुए हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आज की हमारी क्लास उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों को समाप्त कर देगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज की, मुश्किल से देखेंगे कितनी लंबी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चावच और उच्चावच के आधार पर पर्वतीय प्रदेश। तो देखो, जब हम उच्चावच की बात करते हैं ना, वर्गीकरण का वही आधार होगा जो आधार पहले रखा गया था। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पहले भी कश्मीर और पश्चिम हिमालय की बात कर रहे हैं। देखो, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो देखो ये भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है। और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश में जैसे यहाँ पे हमने जब पढ़ा था समांतर श्रेणियों के आधार पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ थी। फिर इसके बाद वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। इस तरीके से अध्ययन हमको नहीं करना है, हमको उच्चावच के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इसका अध्ययन करना है। तो कश्मीर और उत्तर पश्चिम के हिमालय की जब हम बात करते हैं तो देखो ये जो काराकोरम है ना, काराकोरम का कुछ भाग इसमें आ ही जाएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल की कुछ श्रेणियां। देखो, अगर आपने देखा हो पीर पंजाल और धौलाधर की श्रेणियां लघु हिमालय का भाग थी जब हमने समांतर क्रम में इसे पढ़ा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएंगी, मतलब उत्तर पश्चिम। देखो, आपको किसी भी पॉइंट का अगर आपको दिशा निकालनी है तो ऐसे बीचों बीच आप एक लाइन ड्रॉ करो। ये वाला जो भाग होगा ये वाला उत्तर होगा और ये वाला दक्षिण होगा, ये वाला ईस्ट होगा और ये वाला वेस्ट होगा। तो उत्तर पश्चिम की जब हम बात कर रहे हैं तो इस वाले हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो है उत्तर पश्चिम का हिमालय है, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की श्रेणियाँ आती हैं। और फिर इसी के अंतर्गत कुछ जो फैक्ट बचे हुए हैं वे कंप्लीट होंगे, बाकी तो मैक्सिमम हम पढ़ चुके ही हैं। देखो, इसमें एक फैक्ट बचा हुआ था झीलें। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो झीलें हैं वे अलवणीय झीलें हैं। लवणीय झील क्या होती है, अलवणीय झील क्या होती है, आप मोटे तौर पर समझो जिसमें नमक मिला हो, नमक जैसे मिश्रण जिसमें मिले होंगे। लवण अगर आप थोड़ा सा भी साइंस को समझते हैं तो अगर थोड़ा भी समझते हैं तो आप समझ जाओगे। जैसे समंदर का जो जल है वो लवणीय जल है, क्योंकि लवणों से युक्त है, वो पीने योग्य नहीं होता। तो जो पीने योग्य नहीं होता उसी को हम लवणीय जल बोलते हैं। और जैसे वहाँ पे तो ये तो हमारा जो हिमालय है वो शुद्ध पानी का स्रोत है, क्योंकि ग्लेशियर से जो निकलने वाला पानी है वो एकदम शुद्ध है। तो वहाँ वे झीलें नहीं इम्पोर्टेंट हो जाती जो शुद्ध हैं, इम्पोर्टेंट वे हो जाती हैं जो लवणीय झील हैं। इसलिए 2 झील बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ की लवणीय झील। तो एक है पेंगोंग सोल झील और दूसरी है सोममेरोरी। तो यहाँ पे जो है ना अदत्त है, यहाँ पे साइलेंस है, लेकिन इसको सोममेरोरी झील बोलते हैं। तो दोनों झीलों को आपको याद करना है और ये आपको मिलेंगे कश्मीर और उत्तर पश्चिम के हिमालय में। फिर देखो, दर्रे तो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जो दर्रे बचे हुए थे हम इस तरीके से उनका अध्ययन कर लेंगे। जैसे खारदुला दर्रे का जिक्र हमने कल की क्लास में नहीं किया था। खारदुला दर्रा भी है और ये लद्दाख में है। और जैसे फोटुला दर्रे का जिक्र भी हम नहीं कर पाए थे, तो ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से समझना है। आप यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे आप बना ले जाओगे, आपको समस्या नहीं होगी। फिर अब हम इसकी बात करते हैं, इसी हिमालय की और क्या विशेषताएं हैं। इसी हिमालय की विशेषता कश्मीर घाटी की है। और आपको पता ही है कश्मीर घाटी कितना विवाद का विषय रहा है बहुत समय तक। पॉलिटी में हम बात करेंगे कैसे कश्मीर के लिए कितने जो है ना लड़ाइयाँ थी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कश्मीर घाटियाँ यहाँ की विशेषता है। डल झील यहाँ की विशेषता है। डल झील यहाँ पर पाई जाती है, मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है। और सियाचिन ग्लेशियर की तो बात की ही थी, ये सबसे बड़ा चीन है, मतलब सबसे बड़ा हम कह सकते हैं हिमनद है यहाँ पे। सियाचिन, बाल्टेरो
और बियाफो, ये तो हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। फिर ये जो कश्मीर एवं उत्तर पश्चिम का हिमालय है, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जाफरान की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जाफरान मतलब जाफरान की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई केसर तो सभी खाते हैं ना, सब तो नहीं खा पाते, महंगा है, हर कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जाफरान की जो खेती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उपयुक्त दशा प्रोवाइड करवाती है जाफरान की खेती के लिए। और यहाँ पे हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान है अमरनाथ की गुफा भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी और ये हमारे सामरिक महत्व को उजागर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कश्मीर एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय। और फिर इसके बाद हम उच्चावच के आधार पर जिसकी बात करते हैं उसका नाम है हिमाचल एवं उत्तराखंड का हिमालय। देखिए ज़्यादातर जनसंख्या हमारे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या इसी एरिया में वास करती है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो क्लाइमेट मतलब ऐसा क्लाइमेट है कि ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, रहने लायक दशाएं हैं। लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा, लद्दाख तो नेक्स्ट लेवल की ठंड देखने को मिलेगी। बड़े बड़े रेगिस्तान है, खेती नहीं होती हैं। लेकिन जब आप हिमाचल और उत्तराखंड की बात करोगे तो यहाँ पर खेती वगैरह आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और जनसंख्या भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो इसलिए हमको जो पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इसको पढ़ना है, यहीं से प्रश्न भी आते हैं। तो देखो जब हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय की बात करते हैं तो पहली बात तो रावी और काली नदी के बीच है, हमने कल बात की थी। रावी और काली नदी के बीच ये स्थित है। नदियों के अनुसार हम हिमालय का किस तरीके से विभाजन करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो पुराने वाली वीडियो देख लें, आपको लाभ होगा। तो रावी और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है हम उसको हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय कहते हैं। और रावी और व्यास, अच्छा एक कमाल की बात यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड है, इसमें मैक्सिमम जो नदियां हैं जैसे सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं भाई, रावी, व्यास, सतलुज, घाघरा, यमुना, ये सब जो हैं ये गंगा या यमुना नदी तंत्र का हिस्सा हैं। ये सारी की सारी नदियां हिमाचल और उत्तराखंड में ही बहती हैं, यहीं पर इनका उद्गम के स्रोत भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम देखो इसकी बात करें, नेपाल के पश्चिम तक इसका विस्तार है, तो हिमाचल और उत्तराखंड का विस्तार कहाँ तक है, तो नेपाल के पश्चिम तक है और सुदूर उत्तर के ठंडे मरुस्थल में इसका विस्तार है। तो देखो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और ये इसका उत्तर का भाग है, और उत्तर के भाग में भी तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो लास्ट में यहाँ आगे चल के, देखो मैं चित्र बना नहीं सकता, मैं यहाँ बना दूँ, आगे चल के नेपाल तक इसकी सीमा लगती है। बस मैं ये कह रहा हूँ हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा नेपाल तक लगती है। और सुदूर उत्तर का मतलब है भाई उत्तर में ना बहुत ठंडी क्लाइमेट दशा है, वहाँ पे बड़े बड़े रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे, ठंड के मरुस्थल, वहाँ पर जीने लायक स्थितियाँ नहीं हैं। मैंने बताया था कि कुछ फौजी वहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं उनके द्वारा ले जाया गया भोजन वह जम जाता है, बहुत विकट स्थिति है। अंडा भी जम जाता है, अगर जूस पीने से पहले जम जाता है, उसको फोड़कर तोड़ते हैं, मतलब बहुत डेंजर स्थिति हैं, बहुत कम टेम्परेचर हैं। कृषि तो आप भूल ही जाओ, वहाँ कृषि तो हो ही नहीं सकती। तो फिर अच्छा हम बात करें तो हिमालय की, तो प्रमुख 3 श्रेणियों में हम इसका विभाजन करके देखते हैं। वृहद श्रेणी की तो हम बात क्यों ही करें, क्योंकि देखो इसमें जीने लायक ज़्यादा दशाएं नहीं है, बहुत ठंडा एरिया है तो वर्षा नहीं है, और वर्षा भी है तो वो जम रही है, हिमपात के रूप में वर्षा है, वनस्पतियाँ उग नहीं सकती हैं, मैदान नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वृहद हिमालय को हम पढ़ते भी नहीं हैं। लघु हिमालय की जब हम बात करते हैं इसी को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और शिवालिक की तो बात क्या ही करें, ये तो आपको पता ही है, देहरादून शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आता है और ज़्यादातर जनसंख्या यहीं पर रहना चाहती है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीचों बीच आपको मसूरी जैसे, नैनीताल जैसे इस बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे, श्रीनगर जैसे शहर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को हमको मुख्य रूप से पढ़ना होता है। और देखो जो लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणियाँ मौजूद हैं और उत्तराखंड में नागटिवा श्रेणियाँ मौजूद हैं। तो उत्तराखंड भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पे। और उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से ही काट कर उत्तराखंड बनाया गया है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई है। अब देखो इतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है तो यहाँ रहने लायक अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या रहना चाहती हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं
कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उसके आकर्षण का केंद्र ये इसलिए बना क्योंकि देखो जहाँ पे अंग्रेज रहते थे वहाँ अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ज्योग्राफी की, तो भूमध्य रेखा से उनकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो वहाँ पे जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो एरिया है ठंडा इलाका है, ठंड में भी रहना जानते हैं, उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ ठंड में ही होती हैं। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में वे नहीं रह सकते, अंग्रेज नहीं रह सकते। और जहाँ पे उन भारत में जिस एरिया को उन्होंने जीता वो ज़्यादातर एरिया, जैसे हम इस भारत की बात करें तो ज़्यादातर एरिया ये जो है गर्मी वाला एरिया है, तो अंग्रेज ज़्यादातर परेशान हो जाते थे। इसलिए उन्होंने ज़्यादातर, जैसे शिमला समझौता शिमला में हुआ है, आप समझ रहे, जैसे ज़्यादातर मसूरी में उन्होंने इन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनको विकसित किया है, क्योंकि दूरी कम होने के बावजूद ब्रिटेन जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर उनको कोई मीटिंग करनी है, कुछ बड़े कोई भी प्रोग्राम करने हैं, तो ज़्यादातर उन्होंने पहाड़ों को चुना और पहाड़ों को विकसित किया। मसूरी उसका एग्जाम्पल है, श्रीनगर उसका एग्जाम्पल है, बहुत सारी जगह उन्होंने देखो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र और उसके आकर्षण का केंद्र है ये मसूरी और धर्मशाला को, मतलब कसौली और अल्मोड़ा, लेसडाउन, ये बड़े बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे जो पहाड़ों पर बसाए गए हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, एक विशेषता और है इसमें, आपको विभिन्न प्रजाति के, दुनिया भर की प्रजाति के जो फूल मिलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फूलों की घाटी है वही यहाँ मतलब वो लघु हिमालय में ही है, और लघु हिमालय में भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री यहीं से है, क्योंकि देखो भाई गंगोत्री हिमनद है और यहीं से नदियों का आप कह सकते हैं उद्गम हुआ है। फिर जब हम बात करते हैं इसी में ही, जैसे अच्छा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, लघु हिमालय को और शिवालिक हिमालय को। वहाँ जो हमारी कल की क्लास थी, हमने इन दोनों को अलग अलग से मतलब अच्छे से अध्ययन किया था, अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत देहरादून आता है, और देहरादून आपको पता ही है मैदानों के तुरंत एंटर के बाद, यहाँ मैदान जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से देहरादून शुरू हो जाता है। अगर आप कभी देहरादून गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मैदान छोड़कर पहली बार पहाड़ों को देखते हैं। लेकिन ये शुरुआती पहाड़ियाँ हैं, सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंची पहाड़ियाँ तो ग्रेट हिमालय में देखने को मिलती हैं। मैंने कल की क्लास में ये बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे शिवालिक की श्रेणियाँ सबसे छोटी श्रेणियाँ हैं और सबसे लास्ट की श्रेणियाँ हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो देहरादून श्रेणी है या देहरादून घाटी है, ये सबसे लंबी घाटी भी है शिवालिक श्रेणी की, ये फैक्ट है, याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। देखो दार्जिलिंग और सिक्किम, देखो जब हम सिक्किम की बात करते हैं ना, तो आपको ना भारत के मैप में एक अंगूठा थंब दिखाई देगा, और थंब भी किस तरीके का, देखो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत में, और ये जो है ना ये वाला एरिया तो आपको मिलेगा उत्तर भारत। लेकिन जैसे आप आगे की ओर चलोगे तो यहाँ पे आपको एक थंब सा दिखाई देगा, यही है सिक्किम, और ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, और ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ ये जो थंब है, यहीं पर इसी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ का जो हिमालय है, इस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय। कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है वो इसी हिमालय का भाग है। और तो और यहाँ पर विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे बिहार है, नेपाल यहाँ पे है। तो अगर आप देखो तो इस एरिया में, इस पहाड़ी एरिया में विभिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं। जैसे नेपाली यहाँ पर मिलेंगे आपको, बंगाली तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मध्य भारत के लोग भी यहाँ पर बसते ही हैं। अच्छा, एक कमाल की बात ये है इस एरिया में कि पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। आपको पता ही है कि इसी एरिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी मानिसराम मेघालय में मौजूद है। तो मेघालय की पहाड़ियाँ आपको यहीं देखने को मिलेंगी। तो पूरे वर्ष वर्षा होती रहेगी, और वर्षा भी बहुत सीमित मात्रा में होती हैं, ज़्यादा वर्षा नहीं है, और पहाड़ी पर पानी रुक नहीं सकता। और अगर अगर पहाड़ी पर पानी नहीं रुकेगा तो यह स्थिति चाय के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने बड़े बड़े चाय के उद्यान यहाँ पर लगाए हैं। तो पूरे वर्ष वर्षा होती है। मंद शीत ऋतु, मतलब शीत ऋतु का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शीत ऋतु में जो चाय की पत्तियां हैं वे जल जाती हैं, पाला उनको जला देता है। इसलिए चाय की जो खेती है वो बहुत अच्छी होती है इस एरिया में। अंग्रेजों ने बड़े बड़े चाय के बागान बनाए हैं इस एरिया में, और में काफ़ी लोग विकसित भी हुए थे, क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद वहाँ से ये जो चाय के मतलब बागान हैं, इन मालिकों का क्या होगा, तो हमने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, मतलब भारत में मिला लिया था। ये बात हम जो है पॉलिटी या हिस्ट्री में करेंगे अगर कभी मुझे मौका मिला यूट्यूब पे पढ़ाने का। तो बाकी मेरे पास समय कम है, शायद मैं पूरा ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं
ये जो सब्जेक्ट है, जैसे जो भी सब्जेक्ट मैं शुरू करूंगा उसे तो मैं पूरा बता ही दूंगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश हिमालय की जब हम बात करते हैं तो भूटान से थिम्पू दर्रे तक इसका विस्तार है। भूटान, देखो अगर आप देखोगे तो ये हमारा सिक्किम है और सिक्किम से मिलता जुलता ही यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा। तो भूटान से लेकर दीपू दर्रे तक इसका विस्तार है और यहाँ पर अबोर, मिशमी, नागा जनजातियों के लोग रहते हैं। जैसे अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा दार्जिलिंग और सिक्किम में ऐसा नहीं था, यहाँ पर नेपाली, बंगाली और मध्य भारत के लोग थे, लेकिन यहाँ पर जनजातियाँ हैं। प्रमुख जनजातियों के नाम लिख कर लाया हूँ, अबोर, मिशमी और नागा जनजाति के लोग रहते हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत की जब हम बात करते हैं, अब देखो इसका लास्ट पॉइंट यही रह गया, पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत। पूर्वी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, देखो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और ये जैसे हम जो है ना इसका चित्र बनाएंगे, तो चित्र बनाने के बाद ये हमारा मैप है। अब यहाँ 80 से 88 डिग्री के बीच नेपाल हिमालय है, लेकिन जब आप पूर्व में जाओगे ना तो यहाँ आपको ये पूर्व का एरिया मिलेगा और ये वाला जो एरिया है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ। तो देखो इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है और यहाँ पे आप ना इसके कुछ पर्वतों को मैं सीरियल में लिख के लाया हूँ। जैसे पटकाई पर्वत, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पर्वत है जो सुदूर उत्तर में है। फिर इसके बाद नागा पर्वत, आपको नागा हिल्स मिलेगा। फिर इसके बाद ईस्ट मणिपुर रेंज आपको मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक लोकटक झील मिलेगी जो फुमड़ी के लिए मतलब प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह झील। लोकटक झील मणिपुर की झील है और फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बस ध्यान रखना। मीजो की जब हम बात करते हैं तो मीजो हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो नदी है, ये वाली जो नदी, इसी को हम बोलते हैं बराक नदी। इसके बारे में मैंने कुछ बताया है कि भारत और बांग्लादेश में यह प्रवाहित होती है। मतलब भारत में तो प्रवाहित होती ही होती है, बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। देखो भारत और बांग्लादेश की स्थिति समझो क्या है। देखो यहाँ पे ये जो मैंने एरिया बनाया ना, ये वाला एरिया यही मतलब यही क्या है, यही है बांग्लादेश। और बांग्लादेश ये पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, लेकिन 1972 के बाद क्योंकि यह स्वतंत्र हो गया। अब देखो ये तो था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब क्योंकि जो है ना 1972 के बीच उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसको अलग कर दिया था मुक्ति वाहिनी, एक सेना का गठन करके। ये हिस्ट्री का पार्ट है, वहीं पर बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इसकी सीमा साझा हो रही हैं, तो बहुत सारी नदियाँ भारत से प्रवाहित होंगी और बांग्लादेश से चली जाएंगी। इसलिए ये जो है ना मतलब ये नदियाँ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती हैं। मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदियाँ हैं। नागालैंड और असम में इनका प्रवाह होता है। मतलब मणिपुर और मिजोरम की तो ये मुख्य नदियाँ हैं, नागालैंड और असम में भी इनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। अब एक कमाल की बात यह है, छोटे छोटे से फैक्ट हैं। जैसे मिजोरम को हम मोलेसिस भी कहते हैं क्योंकि यह मुलायम और संगठित चट्टानों से निर्मित जगह है। तो मिजोरम को हम मोलेसिस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि मुलायम और असंगठित चट्टानों से निर्मित है। और मणिपुर को ईस्ट भाग, मतलब मणिपुर के ईस्ट भाग को हम छिदविन भी कहते हैं। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी। अच्छा सॉरी, मणिपुर के ईस्ट भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है छिदविन और यह जो है इरावदी की सहायक नदी है। और देखो हम ना एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, मतलब कभी कभी उत्तर से दक्षिण में पहाड़ियों का क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे उत्तर में है पटकाई बूम, फिर इसके बाद है नागा पहाड़ियाँ, फिर है ईस्ट मणिपुर, फिर है लेमातोर और फिर है मिजो हिल्स। तो मैं एक बार और बता दूं कि उत्तर में है पटकाई बूम, फिर है नागा पहाड़ियाँ, फिर है ईस्ट मणिपुर, फिर लेमातोर और मिजो हिल्स। अब देखो अब एक ही प्रश्न रह जाता है, अगर हमने सारा हिमालय पढ़ लिया तो हिमालय का महत्व हमारे लिए क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है। देखिए हिमालय का महत्व इतना ज़्यादा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती? क्या मैं हिमालय की ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हूँ? नहीं, देखिए आप समझिए, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट मैंने लिखवा रखे हैं, जैसे भाई साइबेरिया की ठंडी हवाओं से ये सुरक्षा करता है मानसून, लेकिन मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर वहाँ पर आता हूँ। देखिए जब हम हिमालय की बात करते हैं ना, तो मैं इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारे पास है हिमालय, इसको हम कह रहे हैं हिमालय। और हिमालय से ये जो है ना दक्षिण पश्चिम के मानसून है और ये कर्क रेखा से इसकी दूरी है।
मतलब सॉरी ये भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है। और तो और जेट धाराएं, अब देखो हिमालय अगर ना होता तो भारत कैसा होता, आप इसको समझिए। अगर भाई देवे हिमालय ना होता तो यहाँ पर ना ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया की ठंडी हवाएं, वे भारत के इस मैदानी एरिया में प्रवेश कर जाती और भारत के मैदानी एरिया को शीत मरुस्थल में बदल देती। और यहाँ पर इस मैदानी एरिया में जो कृषि कर हम लाभ उठा रहे हैं वह कृषि ना हो पाती। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या इस मैदान में बस रही है, वह जनसंख्या ना बस पाती। अगर हिमालय ना होता तो जो जेट धाराएं हैं ये भारत में एंटर कभी ना कर पाती। क्यों? क्योंकि जेट धाराएं जब अब मतलब इस साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाती हैं, जनवरी और फरवरी के बीच जो वर्षा करवाती है वो हिमालय की वजह से जेट वर्षा के कारण भारत में जो है इससे वर्षा होती है। और अगर हिमालय ना होता तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा हम प्राप्त करते हैं जून माह में, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा करते हैं ये जो हिमालय है यही इसके लिए अवरोध का कार्य करता है। और अगर यह अवरोध हट जाए तो ये सारी की सारी जो मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं ये सीधा एंटर कर जाती और कभी हम वर्षा ना प्राप्त कर पाते। इसका मतलब हिमालय का हमारे लिए योगदान अपूरणीय है, इसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए हिमालय का महत्व बहुत ज़्यादा है। और तो और हमारे पड़ोसियों से यह एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, हमारे पड़ोसी इसको पार करके डायरेक्ट हम पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इन्हीं को हम फैक्ट में, इन्हीं को हम जो है पॉइंटों में पढ़ेंगे। जैसे हिमालय का महत्व क्यों है, क्योंकि साइबेरिया की ठंडी हवाओं से यह अवरोध का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडी जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं वे प्रवेश नहीं कर पाती। दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा और पश्चिम में जेट वर्षा मुख्य रूप से यह करवा देता है, ये मैं बता चुका हूँ। उत्तर के विशाल मैदान शीत मरुस्थल में बदल जाते अगर हिमालय ना होता। और तो और युवा नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं और बहाव तीव्र हैं, जहाँ जल विद्युत मतलब देखो भाई यहाँ से निकलने वाली नदियाँ ज़्यादातर युवा हैं। और युवा नदियों में एक कमाल की बात होती है कि उनमें जो मतलब प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनसे काटकर नहरों का निर्माण किया जा सकता है, बड़े बड़े भूभाग को संचित किया जा सकता है, सिंचित किया जा सकता है और तो और बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इतना महत्व है इसका। और यह जो है ना हमारे पड़ोसियों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। और हिमालय से ही निकलने वाली नदियां उर्वर जलोढ़ मिट्टियां अपने साथ लेकर आती हैं और मैदानों में फैला देती हैं, जिसकी सहायता से बड़े बड़े उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण होता है और उन्हीं से पैदावार करके हम भारत की जनसंख्या का भरण पोषण कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। और तो और पेयजल और सिंचाई और ड्राई फ्रूट्स, जाफरान। अब देखो भाई पेयजल, पीने योग्य पानी नदियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम समंदर का पानी नहीं पी सकते, समंदर में इतना पानी है हम नहीं पी सकते। नदियों का जो शुद्ध जल है जब वह वाटर टैंक को रिचार्ज करता है उसको पानी निकालकर हम पीते हैं। पेयजल की उपलब्धता ये व्यक्ति करवाता है। ड्राई फ्रूट्स, देखो हर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता लेकिन मिलते तो हैं ही हैं यहाँ पे। भाई ड्राई फ्रूट्स में क्या आ जाएगा, बादाम आ जाएगा, किशमिश आ जाएगी, छुआरे आ जाएंगे। और ये सब कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे तो होंगे। जाफरान, केसर हमें यहीं से प्राप्त होता है। तो इसका इतना ही महत्व है। आज की जो क्लास है वह उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश की अंतिम क्लास थी। कल हम पढ़ेंगे भारत के विशाल मैदान। और अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।